हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स बेटे, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 9 रूरल डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूटी में है, जिसमें बेटा मैंने आपको रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग समझा दिया था और फिर मैंने आपको इसके क्रेडिट लेने का सिस्टम समझाया था कि रूरल क्रेडिट कैसे लिया जाता है, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के बारे में समझाया था, जिसमें मैंने आपको अलग अलग बैंक्स के बारे में नॉलेज दी थी। ठीक है, ये सभी बैंक्स हैं, जिसमें सबसे पहले कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी वाली बैंक आती है, फिर बेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आती है, फिर बेटा रीजनल रूरल बैंक आती है, फिर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इन सभी के बारे में मैंने आपको समझाया था डिटेल में। अब देखो बेटा, आज हम टॉपिक करेंगे रूरल बैंकिंग अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन। जो रूरल बैंकिंग सिस्टम है वो एक क्रिटिकल सिस्टम है। क्यों? देखो, रूरल बैंकिंग इन इंडिया हैज़ अ सिग्निफिकेंटली ओवर टाइम। कोई शक नहीं है कि गांव में जो बैंक्स है वो लगातार बढ़ रहे हैं। द एक्सपेंशन हैज़ बीन सिग्निफिकेंट पर्टिकुलरली सिंस नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर कमर्शियल बैंक इन 1969। जब से कमर्शियल बैंक्स होंद में आई हैं 1969 में बड़े लेवल के ऊपर, तब से ये और भी ज़्यादा बढ़ गया है जो है क्रेडिट लेने का काम। अब देखो, नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक मार्क द बिगनिंग ऑफ अ सोशल बैंकिंग इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में इसकी सामाजिकता को बढ़ा दिया है कमर्शियल बैंक्स की ओपनिंग ने। ठीक है, इम्प्लाइंग प्रोविजन ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एट मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये बैंक्स किसानों को सही रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कर्जा देती हैं। अब देखो बेटा, इस्टेब्लिश ऑफ नेबार्ड, और नेबार्ड मैंने आपको समझाया था नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये उसकी फुल फॉर्म होती है। ये बैंक जो था स्पेशल एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटीज़ की उसको ध्यान में रखते हुए इस्टेब्लिश करा गया था। अब देखो बेटा, हैज़ मेड अ सब्सटेनियल डिफरेंस इन इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रेडिट रूरल क्रेडिट। इसने एक डिफरेंस डाल दिया था उन सभी बैंक्स में जो खेती के लिए काम करते थे। रूरल फाइनेंसिंग हैज़ बिकम मच मोर ओरिजिनेटेड ऑर्गेनाइज्ड देन एवर बिफोर। तो इस बैंक की जब इस्टेब्लिशमेंट हुई, इसको रखा गया, इसकी नींव रखी गई, तब जो किसान थे उनको क्रेडिट लेने में और भी ज़्यादा जो था ईजी होने लगा और एक वेल डिफाइंड सिस्टम ऑर्गेनाइज किया गया किसानों के लिए। इट इज़ नॉट डिनाइंग, हम इसे पीछे नहीं हट सकते फैक्ट से कि जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है वो एक बहुत बड़ी समस्या है आज करके किसानों के लिए। जब से महाजन और मनी लेंडर से किसान कर्जा लेते हैं, तब वो ना जो महाजन होते हैं या मनी लेंडर्स होते हैं, शाहूकार होते हैं, वो किसानों को ना एक जाल में फंसा लेते हैं कर्जे में, उनका कभी कर्जा उतरने ही नहीं देते। आल्सो इट इज़ नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट, और इससे भी हम मना नहीं कर सकते कि जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है उसने एग्रीकल्चर की कमर्शलाइजेशन यानी कि एग्रीकल्चर के बिजनेस को प्रमोट करा है। लेकिन अभी भी इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। रूरल बैंकिंग सिस्टम अभी भी कहीं ना कहीं पे कम लेवल के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि किसान बहुत बड़े लेवल के ऊपर है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम उतने नहीं है जितने होने चाहिए। तो इसके रिलेटेड कुछ नोटेबल ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमने देखनी है। देखो, बैंक क्रेडिट और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज़ इनवेरिएबली टाइड टू कोलेटरल, यानी कि जिसको सिक्योरिटी ऑफ गारंटी फॉर प्रॉपर्टी फॉर लोन, यानी कि आज भी जो बैंक्स हैं वो सिक्योरिटी के तौर पर उनका कुछ हिस्सा रखती हैं। जैसे उनकी ज़मीन के कागजात अपने पास गिरवी रख लिए, ठीक है ना, कोई महंगी चीज़ आज भी अपने पास गिरवी रख के जो है कर्जा देती हैं। लेकिन इसके कारण जो छोटे किसान होते हैं वो कर्जा नहीं लेते, वो डर जाते हैं कि अगर हम कर्जा ना दे पाए तो हमारी जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, ऑक्शन में चली जाएंगी, यानी कि नीलामी में चली जाएंगी। ठीक है, ऑइंग टू पॉलिटिकल पॉपुलिज्म द गवर्नमेंट हैज़ ऑफन स्लो लैक्सिटी, यानी कि लॉ ऑफ स्ट्रिक्टनेस जिसको हम कहते हैं, लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस, यानी कि वो इतनी सख्त नहीं होती। यानी कि जब किसान कर्जा नहीं मोड़ते, ना तो गवर्नमेंट उनको कर्जा मोड़ने को कहती है, ना ही उनके प्रति स्ट्रिक्ट होती है। ठीक है ना, तो जिससे क्या होता है, हमारी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ कम हो जाती है। ठीक है, अगर देखो, अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल बैंक से हटके मोस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो ज़्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, हैव फेल्ड टू डेवलप आ कल्चर ऑफ अ थ्रिफ्ट, यानी कि फ्यूचर के लिए जो लोगों को सेविंग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए उस चीज़ से ज़रा पीछे हट रहे हैं। ठीक है ना, तो 1991 की जो ना पॉलिसीज चलाई गई थी उसके बाद बैंकिंग सिस्टम थोड़ा अवेयर हुआ, उसने बड़े लेवल के ऊपर किसानों के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है,
तो देखो बेटा, उसके बाद ये तो हमारा था फर्स्ट कि जो आज भी बैंकिंग सिस्टम है, रूरल बैंकिंग सिस्टम है, वो आज भी एक बहुत गुंझलदार यानी कि बहुत मुश्किल सी समस्या बना हुआ है, क्रिटिकल सी समस्या। अब देखो बेटा, द चैलेंज ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जब किसान अपनी फसल को बेचना चाहते हैं मार्केट में तो उनको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग, जब किसान अपनी फार्मर्स को कट करते हैं, द फार्मर्स नीड टू असेंबल देयर प्रोड्यूस ऑन द फार्म, प्रोसेस इट, ग्रेड इट, पैकेज इट एंड स्टोर इट। कोई शक नहीं कि उनको अपनी फसल को काटना भी होता है, उनको ग्रेड के हिसाब से अच्छी बुरी फसल को अलग अलग भी करना होता है, फिर उनको पैक भी करना होता है, उनको संभाल के भी रखना होता है, ठीक है ना। ये सारा कुछ उन्हें ना मार्केट में सेल करने से पहले करना पड़ता है, ठीक है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंक्लूड ऑल दीज प्रोसेसेस बिटवीन हार्वेस्टिंग एंड फाइनल सेल ऑफ द प्रोड्यूसर बाय द फार्मर्स। तो जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती है, तो एग्रीकल्चर मार्केट में ये सारे का सारा प्रोसेस इंक्लूड होता है, ठीक है ना। कौन सा प्रोसेस है? हार्वेस्टिंग से लेके यानी कि फसल को काटने से लेके जब तक वो मार्केट में नहीं जाती, उसके बीच बीच गवर्नमेंट किसान को क्या क्या करना पड़ता है, फसल को संभालना पड़ता है, ग्रेड अप करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। इन सभी प्रोसेसेस को ऐड किया जाता है मार्केटिंग में। दस इस तरीके से जो एग्रीकल्चर मार्केट है मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद सारे प्रोडक्ट को इकट्ठा करना, फिर प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस, फिर उनको ग्रेड वाइज जो है ना अलग करना, फिर सेपरेटिंग ग्रेडिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी, फिर क्वालिटी के हिसाब से उनको छांट के उनके ढेरियाँ बना के उनको पैकेट में डालना, पैकेजिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू बायर। ये देखो, ये बायर कौन सा अफोर्ड कर सकता है, सस्ता या महंगा, उनके हिसाब से पैकेट बनाना। स्टोरिंग द प्रोड्यूस फॉर फ्यूचर सेल, अब वो उनको फ्यूचर के लिए भी चीज़ों को बेचना होता है तो इसलिए वो बचा के भी रखेंगे, तो बचाने के लिए उनके पास गोडाउन वगैरह भी होने चाहिए, ठीक है ना। सेलिंग द प्रोड्यूस व्हेन द प्राइसेस यानी कि लुक्रेटिव, जब प्राइस बहुत अच्छा हो जाता है तो मार्केट में भी उन चीज़ों को उतारने के लिए उनके पास पैसा होना चाहिए। तो ये सारी समस्याएं हैं जो मार्केटिंग से रिलेटेड किसानों को होती हैं। अब देखो, आज़ादी के टाइम जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग थी वो बिल्कुल जो शाहूकार थे ना उनके कंट्रोल में थी, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है तो हमने पढ़ा था कि जो ज़मींदारी सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था, ठीक है ना। तो जो ट्रेडर्स थे, वहाँ के बड़े बड़े कमीशन एजेंट्स थे, उनके अंडर था ये सारा मार्केटिंग सिस्टम, जिसके कारण किसान जो थे ना वो कभी सीधे से कमर्शलाइजेशन कर ही नहीं सकते थे फसलों। तो देखो बेटा, आगे क्या है, यानी कि ट्रेडर्स एंड कमिश्नर्स जो हैं एजेंट, इन ऑर्डर टू पे ऑफ देयर डेप्ट द फार्मर्स ऑफन मीट ऑन डिस्ट्रेस सेल ऑफ देयर प्रोड्यूस। जब उन्हें अपना कर्जा उतारना होता है तो वो चीज़ों की सेल करते हैं और उनकी जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर होती है, क्योंकि वो लोन, पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं थी, हमारी कंट्री को आज़ादी नहीं मिली थी, तब शाहूकार ने कैसे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करा हुआ था, ये चीज़ हमने पढ़ी है, ठीक है। आगे बेटा, आगे है मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या करा है मार्केटिंग सिस्टम को ठीक करने के लिए, अब हमने वो रीड करना है। सबसे पहले रेगुलेटेड मार्केट, गवर्नमेंट ने किसानों के लिए अलग मंडियां तैयार कर दी गई हैं ताकि वो अपना जो सामान है बिना किसी झिझक के उस मंडी में उतार सकें। तो देखो, रेगुलेटेड मार्केट्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड वेयर सेल एंड परचेज ऑफ द प्रोड्यूस इज मॉनिटर्ड बाय द मार्केट कमेटी। ये देखो, मार्केटिंग कमेटी होती है वो कंट्रोल करती है चीज़ों की प्रोडक्शन और उनका परचेज, इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट की अधिकार में, फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, ठीक है ना। मार्केट सिस्टम वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जो प्रॉपर स्केल और वेट देता है उनकी फसल का। मार्केट कमेटी किसानों को एश्योर करवाती है कि हम आपको अपनी फसल का पूरा अच्छा और सही दाम दिलवाएंगे, तो उसको बोलते हैं रेगुलेटेड मार्केटिंग, जहाँ पे उनको भरोसा दिया जाता है कि आपकी फसल सही दाम के ऊपर बिक जाएगी। आगे देखो बेटा, आगे क्या है, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज़। द गवर्नमेंट इज इनकरेजिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी। जो मतलब हमारा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज़ भी बनाई हुई हैं। एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, इन सोसाइटीज़ का मेंबर होने के नाते जो फार्मर्स हैं वो खुद ही मार्केट में अच्छा जो है ना बारगेनर होते हैं, यानी कि उन्हें अपनी फसल का अच्छा दाम मिलता है,
ठीक है, कलेक्टिव सेल के मुकाबले में। ठीक है, आगे है बता प्रोविज़न ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, यानी कि गवर्नमेंट उनको स्टॉक वगैरह की फैसिलिटी देती है विद अ व्यू टू अवॉइडिंग डिस्ट्रेस सेल से बचने के लिए जो गवर्नमेंट है इज़ ऑफरिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी टू द फार्मर्स को स्टॉक वगैरह की फैसिलिटी देती हैं। सेंट्रल एंड स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशंस आर द प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफरिंग स्टोरेज स्पेस टू द फार्मर। जो सेंट्रल एंड स्टेट वेयर हाउस हैं, यानी कि सेंट्रल की गवर्नमेंट जो वेयर हाउस देती है और जो स्टेट की गवर्नमेंट जो हमें वेयर हाउस मुहैया करवाती है किसानों को, इसका मतलब क्या है, किसानों को स्टोरेज जो है ना करने के लिए स्पेस दी जाती है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट दी। ठीक है ना, तो यानी कि ये मिलके एफर्ट किए जा रहे हैं। आगे है सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट। तो आगे देखो बेटा, आगे है सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो सब्सिडी मतलब कम कीमत के ऊपर, कम किराए के ऊपर किसानों की जो फसल है उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, इसको बोलते हैं सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट। आगे देखो बेटा, आगे क्या है सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट, तो यानी कि किसानों को कम कीमत के ऊपर जो है ना चीज़ें मुहैया करवाना। तो रेलवेज जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं उनको कम किराए के ऊपर जो है ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, ताकि वो अपनी चीज़ों को शहर के इलाकों तक सस्ते दाम में ले जाएं। आगे है बेटा डिसएमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, यानी कि किसानों तक सही इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए दाम से रिलेटेड और चीज़ों से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि उनको गलत कीमत जो है मुहैया करवाई जाएगी। तो देखो इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, ठीक है ना, वे ये सभी जो है ना एक्टिविटीज़ इंगेज की जाती हैं मार्केट को ऑफर करने के लिए। तो अब देखो बेटा, तो इसको बोलते हैं यानी कि डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की, जो इंफॉर्मेशन की है नॉलेज उनको मिलनी चाहिए। तो देखो बेटा, उसके बाद है एमएसपी पॉलिसी। एमएसपी पॉलिसी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी की गवर्नमेंट ने किसानों को ये विश्वास दिलाया है कि हम आपको आपकी फसल की मिनिमम कीमत तो दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे, यानी कि जितना आपने पैसा लगाया है आपको उतना पैसा तो वापस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, भी आप कभी लॉस में नहीं जाओगे, इसलिए गवर्नमेंट एश्योर करती है किसानों को। तो गवर्नमेंट की इन बातों पे भरोसा करते हुए कि जो किसान हैं वो क्या करते हैं, उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, और अपनी जो चीज़ है उसको उनके दाम से बेचने के लिए राज़ी हो जाते हैं। ठीक है, तो बेटा ये सारे वो एफर्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने किसानों के लिए उठाए हैं। ठीक है, ओके बेटा, देन थैंक यू। आपकी इस वीडियो में मैंने आपको जो है गवर्नमेंट के स्टेप्स बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।